अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। जेल में होने के बावजूद बानी पीटीआई सहाफ़ियों से बातचीत करने और इंटरव्यूज देने का कोई मौका भी हाथ से जाने नहीं देते। गुज़िश्ता साल अगस्त से लेकर अब तक बानी पीटीआई बहुत से मुतनाज़े बयानात और इंटरव्यूज दे चुके हैं। अब गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ऐसे एतराफ़ कर दिए जिनकी उनको भारी कानूनी कीमत भी अदा करना पड़ सकती है। उनका कहना है कि उन्हें मालूम हो चुका था कि वो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। उन्होंने गिरफ्तारी से कबल कारकुनों को जीएचक्यू के सामने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। जब पार्टी चेयरमैन को रेंजर्स अगवा करके ले जाएगी तो कारकुनान जीएचक्यू के सामने ही मुजाहिरा करेंगे। बानी पीटीआई ने कहा कि उन पर केसेस खत्म होना शुरू हुए तो प्लान है कि उनको मिलिट्री जेल भेजा जाए। 9 मई के मुकदमात में मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल चलाया जाए। बानी पीटीआई का कहना है कि उन्होंने कोई गलती नहीं की, लिहाजा वो किसी से माफ़ी नहीं मांगेंगे बल्कि उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। उनके मुताबिक जनरल फैज़ वही करते थे जो उनको कमर जावेद बाजवा कहते थे, लेकिन ये मुझे यकीन दिलाते थे कि हम न्यूट्रल हैं। मुल्क के सियासी, कानूनी और बाज़ सहाफ़ती हल्क़े बानी पीटीआई के इस एतराफ़ को उनकी बड़ी गलती करार दे रहे हैं। गुज़िश्ता साल 9 मई वाक़यात के फौरी बाद बानी पीटीआई ने कहा था कि अगर उनको गिरफ्तार किया जाएगा तो वही रद्द अमल फिर सामने आएगा। बानी पीटीआई से जब कहा जाता कि वो उन वाक़यात की माफ़ी मांग लें तो वो कहते कि उन्होंने कुछ गलत ही नहीं किया, तो वो किसी से माफ़ी क्यों मांगे, बल्कि उनको उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। कभी वो 9 मई को साजिश करार देते और कभी कहते कि 9 मई वाक़यात का उनसे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उस वक्त वो गिरफ्तार थे। बानी पीटीआई के खिलाफ साइफर और तोशाखाना केसेस में कई शवाहिद, गवाह और वादा मुआफ गवाह मौजूद हैं। 9 मई के मुकदमात में उनके खिलाफ अब तक कोई वादा मुआफ गवाह भी सामने नहीं आए, मगर अब बानी पीटीआई के इस एतराफ़ के बाद क्या 9 मई की गुत्थी उन्होंने खुद ही नहीं सुलझा दी? नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमा बानी पीटीआई के इस बयान को एतराफ़े जुर्म करार दे रहे हैं। DGISPR भी गुज़िश्ता रोज़ 9 मई के मनसूबा साजों को अदालती ढील देने के नताइज से आगाह कर चुके हैं। एन उस वक्त बानी पीटीआई ने यह एतराफ़ करके क्या अपने लिए खुद बहुत बड़ी कानूनी मुश्किलात पैदा कर दी हैं। इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे। ये भी आपको बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेकंड ईयर लीडरशिप या जो भी लोग गुफ्तगू कर रहे हैं वो इस बयान को ओन नहीं कर रहे। ये गुफ्तगू सहाफ़ियों के साथ हुई, मगर अब वो कहते हैं, यानी यह कहा जाए कि नहीं, तरदीद हो गई। डैमेज कंट्रोल की कोशिश जो क़यादत बाहर मौजूद है वो कर रही है इस बयान को लेकर। हमारे साथ पैनल में हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, अबसार आलम और इफ्तिखार अहमद। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। बानी पीटीआई का जीएचक्यू के सामने पुरअमन एहतजाज की कॉल का एतराफ़, क्या बानी पीटीआई अपने खिलाफ खुद ही गवाह बन गए? हसन निसार साहब, वो कहा जाता है ना कि पहले तोलो फिर बोलो, और बहुत ज़्यादा बोलना भी कभी कभार मसाइल खड़ा कर देता है। क्या बानी पीटीआई ने अपने अमाल की खुद ही गवाही दे दी? नहीं, आपने बात का बतंगड़ बनाना है। या आपसे मुराद सिर्फ आप नहीं, बाकी माशाल्लाह जिस तरह के लोग हैं और ख़ास तौर पे मुखालफिन उसके, फिर तो ठीक है, जैसे चाहो। बाकी देखो, कॉमन सेंस की बात है, कोई आदमी अपने खिलाफ गवाही नहीं देता। कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस, ये स्लिप ऑफ टंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस, इसकी अपनी अपना बैकग्राउंड होता है और अपनी अपनी अहलियत की बात है। देखो बात सुनो, एक बार बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था अजान बज रहा है। अजान म्यूज़िक है भाई, और फिर उसका बजना, अजान तो दी जाती है। लोग हंस पड़े, चूँकि कहीं किसी के अंदर को क्रोध नहीं था, इसलिए इसको लाइटली ले लिया गया। अच्छा, फिर मुस्तफ़ा खर ने जिलावतनी में कहा था, सारी दुनिया जानती है, भारतीय टैंकों पे बैठ के आऊँगा। नवाज शरीफ ने कहा था, ये हैं वो ज़राए जनाब स्पीकर। कहाँ गए वो ज़राए जनाब स्पीकर? और फिर उसने कहा था, अगर मेरे एहसास से मेरी आमदनी से ज़्यादा है तो किसी को क्या। सो प्लीज़, बात करते वक्त हमें ये सोचना चाहिए कि इट्स अ पॉलिटिशियन, वेदर इट इज़ जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो या इमरान खान या नवाज शरीफ। इनकी ज़बानों को, इनका पता नहीं, अब मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, इनके में खारिश खुरिश होती है, पता पुता होता कुछ नहीं। ऐसी आप खुद, हम खुद, अवाम ये कहती है, और कौन सी उर्दू है ये? उसकी तो उर्दू अवाम की याददाश्त से भी ज़्यादा कमज़ोर है। सो अगर आपने कहीं एडवांटेज लेना है स्लिप ऑफ टंग का या जुमले की कंस्ट्रक्शन गलत होने का, तो 100% दो, बहाना तो बड़ा है। हसन निसार साहब, कतई कलामी की माज़रत, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। कल जब वो गुफ्तगू कर रहे थे सहाफ़ियों के सवालों के जवाब में, तो भी उन्होंने एक बार जब ये बात बोली कि मैंने ये कहा था अपने कारकुनों को कि GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज करना, तो बाबर अवान साहब ने उन्हें रोकने की कोशिश की कि इस पर गुफ्तगू ना करें, मगर उन्होंने उनको साइड पर खामोश करते हुए अपनी गुफ्तगू को दोबारा
दोहराया और सहाफियों को दोबारा यही बात बोली। कहने से मुराद ये है कि क्या सूझी ये बयान देने की। ओ यार बात सुनो ना, ये भाई बाबर अवान मिस्त्री है, इज अ लॉयर, इज अ टेक्नीशियन, उसको जुमलों की समझ बूझ ये वो वगैरह जैसे बाबर अवान को है, इसको किधर, खान को क्या पता क्या कह रहा, दब देता होएगा काम। ये डिपेंड करता है कि सुनने वाले की या उसको इंटरप्रेट करने वाले की नीयत कैसी है, अदरवाइज वही मुहावरा। मगर इमरान खान साहब कहते हैं, उन्होंने जेल में भी बड़ी किताबें पढ़ी, मिलने वाले भी कहते हैं, खुद को बड़ा पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहते हैं, अपनी मनसूबाबंदी को बहुत ओन भी करते हैं। ये क्या वाकई सियासत है? 9 मई जिसे रियासत खुद पर हमला कहती है, अब हम उसे सियासत कह सकते हैं कि वो सियासी बयान है? बात सुने, किताबें पढ़ने का मुझसे ज़्यादा, मैं तो इब्तदाई सारी तकरीरें मेरी लिखी हुई हैं, रोमन में ये लिया करता था, मैं बोला करता था, और ये और वो मुझे पता है कितनी को पढ़ाई लिखाई। उमर बिन अब्दुल अजीज़ के हवाले से मैंने एक बार बात की, चिटें देखते देखते वाक़यात तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के बयान करने शुरू कर दिए, नाम भूल गया, फिर क्या हुआ वो मैं आपको, अच्छा छोड़ें, आप बता दें फिर क्या हुआ। पढ़ना सुन लें, अच्छा सुन लें फिर। अच्छा, वो हमारे एक दोस्त थे, 7 कॉमन फ्रंट रो पे बैठे थे, तो मैंने कहा कि यार ये अब उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह ताला ने उनके किस्से सुनाए जा रहा है और पर्चियाँ देख रहा है, तो ये नाम भूल गया, पर्ची पे फटाफट लिखो। तो उसने कहा खुद दे आ जाके। मैंने कहा एवरीबडी विल नो कि मैंने जो चिट रखी है उसका क्या मतलब है, तुम चले जाओ। तो वो गया, ऊपर लिखा हुआ था उमर बिन अब्दुल अजीज़। तो इसने थोड़ा पॉज दे के कहा कि देखें आप समझ गए हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं हज़रत उमर। ये तो हाल है। ओ भाई, ये बचपन से पढ़ो तो टैंक भरता है। ठीक हो गया। एम क्रिकेट तो फारूक होके तुसी फिलोसफर बन जाओ, ये नहीं लिखे है किते दुरुस्त लंबी तपस्या है। ठीक है। अबसार साहब, क्या वाकई लंबी तपस्या है? मुझे याद पड़ता है कम से कम 10 साल पुरानी बात है, एक ऑडियो वाकया 10 साल पुराना है, ऑडियो बाद में सामने। अलवी साहब ने बोला पीटीआई के अंदर, पीटीवी के अंदर घुस गए हैं, नशरियात बंद। इमरान खान साहब का जवाब है कि फोर्सिंग नवाज शरीफ, वो ऐसे रिजाइन नहीं करेगा, और फिर अच्छा है, अच्छा किया, यानी कि यू हैव टू पुट मैक्सिमम प्रेशर टुडे टू गेट मैक्सिमम रिजल्ट्स टुमारो। सो एक माइंडसेट तो है कि किस तरीके से प्रेशर डाल के रेजिग्नेशन लिए जा सकते हैं और नताइज हासिल किए जा सकते हैं। 9 मई वाकई सियासी मामला था, वाकई कहीं प्रेशर डालकर कोई नताइज चाहिए थे। किस तरीके से आज 1 साल बाद भी हम नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे? पॉलिटिकल साइंटिस्ट तो आपने उसे बना दिया है। मैंने नहीं, वो खुद कहते हैं। बात आपने की थी जी, चलें, आपने मान भी लिया, उन्होंने कहा आपने मान लिया, तो इतराफ़ आप पॉलिटिकल साइंटिस्ट का तो छोड़ें, जो इतराफ़ आज हसन निसार साहब ने किया है, मैं तो उसके शौक में से नहीं निकल पा रहा। पिछले 20 साल से हम उसको मसीहा, पीर, मुर्शद, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, अक्लमंद, ऑक्सफोर्ड का पढ़ा लिखा, हैंडसम, पता नहीं क्या क्या बना के पेश करते रहे। हमें अपने अंदर झांकना चाहिए। ये होती है इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, जिसकी मैंने 1.5 साल से आपके प्रोग्राम पे बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं हमें करना चाहिए तो बड़ी हमें लोगों को बताना। आपने खुद ही कहा बचपन से होता है, बचपन से टैंक बनता है। सबको पता था कि खाली बोल रहा है, लेकिन हमने उसने एक्सेल किया कई मैदानों में। पेश किया क्या एक्सेल किया, किस मैदान में? सिवाय बॉल टेम्परिंग करके एक्सेल कर लिया। वाह, क्या एक्सेल किया है, क्या एटम बना लिया उसने, या उड़ने वाली कार बना ली है, क्या किया है? क्या इस मुल्क की कौम को इकट्ठा कर दिया उसने, या तकसीम कर दिया? कुछ नहीं किया उसने तबाही की। बिल्कुल, और मानना पड़ेगा सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी। हम कल के स्टेटमेंट पर आ जाते हैं ना, बात कर रहे थे 9 मई। हिटलर की भी थी, स्टालिन की भी थी, फिर किधर गई बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज? मोदी की भी है बड़ी पॉलिटिकल पार्टी। कौन उसकी इज्जत करता है? टके की इज्जत नहीं है उसकी, जिसके पास अकल है, लेकिन और ऑनेस्टी तो इज्जत भी बहुत है भाई। ना स्टालिन की कोई हमायत करता है, ना हिटलर की करता है, ना मोदी की करता है, और ना इमरान की करता है। लेकिन करना हमने, क्योंकि बस हमने उस वक्त हमारी और राय थी, आज हमारी और राय है। आज हम नहीं कहना चाहते कि हमने अपनी राय बदल ली। बाकी ये कि वो मुर्शद है, कि वो पीर है,
कि वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, कि वो बेस्ट है। अफसार साहब गुफ्तगू पे आते हैं। कल जिस वक्त ये स्टेटमेंट आया एंड उसी वक्त DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रही थी। 14 माह में बार बार 9 मई इदारों से शिकायत, उनके मुतालबात और अज़ाइम ये हम सुनते आए हैं, बल्कि इस पर तनकीद भी होती रही कि सबूत और शवाहिद हैं तो फिर सजाओं तक बात क्यों नहीं जाती। क्या बानी PTI के बयान ने काम आसान कर दिया? नहीं, कोई आसान नहीं किए। तो खुद कहते रहे हैं कि जी ये फॉल्स फ्लैग था, इन्होंने करवाया है। तो आज मान गए हैं कि जी मैंने कहा था वहां पे जाके, तो सारा नैरेटिव ही खत्म हो गया था। लेकिन कल तो नहीं किया आपने, आज किया। आज 2 डिनाइल्स आ चुकी हैं, मैं कैसे यकीन करूं? और आप कह रही बहुत बड़ा उन्होंने रिपोर्टर्स जो रिपोर्ट कर रहे हैं 1 बाय 1 इश्यूज पे आते हैं, रिपोर्टर्स की गवाही होगी। और भाई वो सब ने मीटिंग्स में बैठ के, उसकी कॉल रिकॉर्ड्स हैं, वो सामने हैं, हमने सुनी हुई हैं, और कुछ नहीं कर सके आप। सारे हाइब्रिड निजाम दिए फिरते हैं, एक उसका बाल नहीं उखाड़ सके आप कुछ नहीं होगा। वो सब के साथ आपको प्ले कर रहा है। ही इज डूइंग वेल फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर हिज पार्टी। ये जो बात हो रही है ना, उसकी पार्टी सबसे बड़ी है। हाँ है बड़ी। आप देखें ये जो यूके में आज सेमिनार हो रहा है, अमेरिका में करारदादें हो रही हैं, ये इंटरनेशनल लेवल पे घर बैठे आपको इतनी सपोर्ट आ रही है, ये बगैर पैसे के आ रही है आपके ख्याल में? और गोरा तो अपने घर में नहीं जाता बगैर पैसे के। क्या बात कर रहे हैं आप? तो गोरा इतना हमारी मोहब्बत में, हमारी जमहूरियत में, उस गोरे ने जिसने परवेज मुशर्रफ को 10 साल सपोर्ट किया, जियाउल हक को 11 साल सपोर्ट किया, अयूब खान को 10 साल सपोर्ट किया, यहिया खान को सपोर्ट किया, तमाम मिलिट्री डिक्टेटर्स को, वो गोरे आज उनको पाकिस्तान में जमहूरियत की कमजोरी पे सेमिनार कर रहे हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। कुर्बान न जाऊं मैं। ये इन्फ्लुएंस है ना फिर इस जमात का। चलें छोड़ें बाकी बात, आप कम जज्बाती हो। शहजाद साहब, एस्टैब्लिशमेंट PTI लड़ाई की बड़ी बेनिफिशियरी नून लीग दिखाई दी। PTI पर पाबंदी और इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 जैसे मुतनाज़ फैसले और ये गुफ्तगू भी रही। ये नून लीग के लिए भारी मामला बन गया, उसको कहीं ना कहीं चीज़ों से पीछे भी आना पड़ा। क्या ऐसे इस बयान के बाद आजमाइश खत्म होगी और अब मामला 9 मई की तरफ बढ़ेगा? क्योंकि खुद बानी PTI कह रहे हैं कि मुझे वहां ट्राई किया जाएगा। नून लीग की आजमाइश खत्म हो गई या PTI की या बानी PTI की आजमाइश खत्म हो गई? आप बताएं। आपके सवाल को समझ नहीं आया मुझे। नहीं, मैंने कहा नून लीग के ऊपर प्रेशर था ना कि नून लीग को कुछ ना कुछ करना है, PTI को हैंडल करना है, PTI के ऊपर जाएं, आर्टिकल 6 लगाएं, ये वो सब कुछ। वो पीछे हट गए थोड़ा थोड़ा करते। आज इजलास था, वो भी ना हुआ, कल से वो भी मुलतवी हो गया। तो क्या ये बयान कोई दे रहा है ग्राउंड कि चीजें उस तरफ से अब बढ़े? देखिए, बात यह है कि सबसे पहली बात तो ये कि इंसान का जो जोम है ना, वो उसके अपने वजन से ज्यादा हुआ करता है। और ये बदकिस्मती है, ये इंसानी एक क्या कहते हैं, एक खसूसियत है कि अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, जोम बहुत लेके चलता है। कम बोलना और सोच समझ के बोलना दानिश की निशानी हुआ करती है। जब आप ज़्यादा बोलते हैं तो आप खाम खा में ऐसी बातें कर जाते हैं जिसके ऊपर बाद में खुद आपको अफसोस होता है कि मैंने ये बात क्या की। जो आपने ये सवाल में पूछा है कि उसने ये बात की है, बानी PTI ने अगर की है और ऐसे ही की है जिस तरह आपने कहा है, तो फिर ये अदालतों को फैसला करना है कि ये उसके खिलाफ है या उसके हक में है। ये यहाँ बैठ के हम ये फतवे जारी नहीं कर सकते प्रोग्राम के अंदर, ये TV का काम नहीं है कि इन चीज़ों पे प्रोग्राम करें। 9 मई अलबत्ता एक ऐसा ब्लंडर था जो सियासी ब्लंडर भी था और कौमी लेवल का ब्लंडर भी था, और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। इसमें वो जोम भी शामिल है। शायद उस जोम की निशानी, अगर ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो उस जोम की निशानी दोबारा होती है इस रंग के अंदर, एक और रंग के अंदर। अच्छा, लेकिन फिर अगर आपने एक पुरअमन का इशारा दिया था, तो उसके बाद फिर लाहौर के कोर कमांडर के घर को कैसे जला दिया गया, मियाँ वाली बेस की दीवार कैसे गिरा दी गई और अंदर लोग कैसे घुसे, फैसलाबाद में जो हुआ और बाकी तमाम सारे मकामात पे जो हुआ। इसलिए दुश्मन का जो काम था वो उस दिन हुआ जो पाकिस्तानी अफवाज के साथ हुआ। तो इसके ऊपर कोई ना कोई तो इसकी जिम्मेदार है इन चीज़ों का, से उन लोगों के जिन्होंने ये काम किया। लेकिन अगर उसको लिंक किया जाता है जिन्होंने ये करवाया और उसके शवाहिद अगर किसी तरीके से शकूक की शक्ल में आज मौजूद हैं और उस तरफ से निशान जाते हैं, तो उसको भी तय करना, डिटरमिन करना इन्वेस्टिगेशंस का और अदालतों का काम है। ये करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत बड़ा एक ऐसा, देखिए किसी भी मुल्क के अंदर अफवाज को ज़ेर बहस नहीं लाया जाता, चाहे आप मुक्तदरा कह लें, उसको इस्टेब्लिशमेंट कह लें, हाइब्रिड कह लें, पॉकेट्स में बटे हुए कह लें। यानी ये वो काम है जो दुश्मन चाहता है आपका। हिंदुस्तान चाहेगा कि पाकिस्तानी अफवाज के बारे में इस तरह की गुफ्तगू की जाए। वो चाहेगा कि इस तरह के असरात
वहाँ पाकिस्तानी अफवाज के अंदर आए, जो आज तक वो 76 साल में नहीं कर सका, वो हम माशाल्लाह बड़े अक्ल और दानिश वाले लोग हम पिछले 5-6 साल के अंदर बैठ के कर रहे हैं, 10 साल में कर रहे हैं। कितनी आसानी के साथ हम हाइब्रिड का नाम ले लेते हैं, और हम इस बहस को इस तरह कॉमनलाइज कर दिया, आपने इतना आम बना दिया अफवाज पाकिस्तान की ऊपर बात करने को, डिस्कोर्स करने को, कि इस पोलराइज माशरे के अंदर जब रिएक्शन आता है तो उस लेवल का आता है कि जहां कोई फर्क नहीं किया जाता। कोर कमांडर को का मजाक बनाना, उनके बारे में गुफ्तगू करना, चाहे जिस पैराए में भी की जाए, दहशत गर्दी का मामला है, 1971 का मामला है, मार्शल लॉ का मामला है, किसी मामले में बात कर लें आप, जिस तरीके से जो बहस और जिस किस्म का मुहावरा इस्तेमाल होता है हमारी बहस के अंदर, उसको उसी लेवल पे ले आया है। असल में हम वहां पहुंचे हुए हैं जहां पर जिस तरीके से होता है सियासत में से, सियासी पार्टियों में से बंदे तोड़ना, इस तरीके से अफवाज पाकिस्तान को बंदे तोड़ने की कोशिश की जाती है। और जब आप ये काम करते हैं अफवाज पाकिस्तान के साथ, तो फिर हर आम आदमी के लिए ये वो लोग हैं जो आपकी सरहदों की हिफाजत करते हैं, और उसके अलावा भी बहुत सारी गलतियां करते हैं, की भी हैं भी की हैं, गलतियां की हैं। हम सब बैठे यहाँ पे बात करते हैं इस चीज के बारे में, लेकिन क्या इसके बाद अफवाज पाकिस्तान का रोल और मिशन खत्म हो जाता है? दफा पाकिस्तान खत्म हो जाता है, सरहदों की हिफाजत खत्म हो जाती है? तो जब वो खत्म नहीं हो रहा मिशन, तो उसके काबिल तो छोड़ दो नफाज को। इसलिए अफवाज को भी आज अपने रोल को देखना होगा। इतनी आसानी के साथ इसका ये इलाज नहीं है कि आप उठा के लोगों को जेलों में डालो और उन पर मुकदमे डालो, लेकिन जिस तरीके से जितना आसानी के साथ हमने अपने आप को एक कॉमनलाइज कर लिया है अफवाज पाकिस्तान में, और इसके ऊपर सोच होनी चाहिए इस इदारे के अंदर। बिल्कुल होनी चाहिए। इदारों के टकराव की किस तरीके से बात की जाती है कि असल टकराव असल में एस्टैब्लिशमेंट का प्लान है। पब्लिक डोमेन में ये इतने बड़े मामला आ कैसे गए ना, ये बड़ा हम सवाल है कि सियासत में कैसे आ गए। लेकिन हमें भी बात करते थोड़ी सी जरा ख्याल करना चाहिए ना, हमारी अकल जवाब दे जाती है, हमारी समझ बंद हो जाती है। हम एक बंदे को कह देते हैं कि वो बिल्कुल बेअकल आदमी है, लेकिन हम बात करते हुए अपने अल्फाज को मानी नहीं देखते कि इसका मतलब क्या निकलेगा। तो थोड़ा सा जरा आप भी गौर कीजिए, आप भी अपनी अदाओं पे जरा नजर रखें, देखें शायद उससे कोई बेहतरी का गुंजाइश पैदा है। अगर हर इंसान अपनी तरफ से बेहतरी की तरफ चलेगा तो शायद ये माशरे में कुछ बेहतरी आ जाएगी। इफ्तिखार साहब, ये जो गुज़िश्ता रोज का बयान है, क्या बात खत्म होने को नहीं दे रही 9 मई को लेके? एक जानिब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 मई के ऊपर शिकवा था, और जायज शिकवा था कि मामलात कंक्लूड नहीं हुए। दूसरी जानिब एतराफ़ किया जा रहा था कि जी मैंने तो कहा था वहां जाकर एहतजाज करो। ये हमने तमाम मामलात को मिक्स क्यों कर दिया? एक ही जगह सब कुछ, सबकी अपनी अपनी सरहदें और अपनी अपनी जगह, सब इकट्ठा कैसे हो गया पब्लिक आय में? आपने मौका दिया तो इकट्ठा हुआ ना। आपने उसको जब फारिग किया पार्लियामेंट ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, जो कुछ वो शहजादे फरमाते रहे आपने कबूल किया। कौन सा नेगेटिव लफ्ज़ उसने इस्तेमाल नहीं किया रियासत पाकिस्तान के सरबराह के बारे में? कौन सा लफ्ज़ पता से लेके नीचे तक कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया? आप सब लोगों ने उन लफ्ज़ों को कबूल किया, तस्लीम किया, किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया, किसी ने वो बात नहीं की जो आज शहजाद साहब कर रहे हैं। ये उस वक़्त करनी चाहिए थी जब खेल का आगाज़ हुआ था पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर अंदर से हमला करने का। और अंदर से हमला ये था कि अफवाज पाकिस्तान के सरबराह को रिगे दो, पब्लिकली उसको ह्यूमिलेट करो, बिल्कुल, और उस ह्यूमिलेट पे तालियां बजवाओ, और उसकी ह्यूमिलेशन करते करते अमेरिका में उसके पुतले जलवाओ, पाकिस्तान के झंडे को आग लगवाओ, पाकिस्तान के पासपोर्टों को जलवाओ। तो कहाँ थे ये सारे लोग जो आज ये बात कहते हैं ये नहीं होना चाहिए था, ये पहले दिन से नहीं होना चाहिए था? और जिस किसी ने भी किया है, करवाया है, वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं है। आज आप उसके एक लफ्ज़ को लेके बैठ गए हो, आप उसकी तमाम तकारीर को क्यों भूल गए हो? आओ उसकी एक एक तकरीर का कल से एनालिसिस करते हैं, एक एक लफ्ज़ का एनालिसिस करते हैं। उसने क्या क्या नहीं भड़काया लोगों को, किस किस चीज़ पर नुकसाया लोगों को। उसने रियासत के तमाम अदारों के ख़िलाफ़ क्या क्या मुतालबात नहीं किए, और तालियां नहीं बजवाई, और नारे नहीं लगवाए। और उसके साथ स्टेज पर नारे लगवाने वाले लोग कौन थे? आज वो भूख हड़ताल पे बैठे हैं।
और आज हम बेवकूफ़ों की तरह उसके एक लफ्ज़ को लेके बैठ गए हैं कि उसने ये लफ्ज़ कहा, नहीं कहा, कैसे कहा, नहीं कहा होगा। सर तो रियासत ने क्यों नहीं रोका? उस वक्त तो सोशल मीडिया ट्रेंड्स बनते रहे, मीडिया के ऊपर सब कुछ चलाया जाता रहा घंटों के हिसाब से। मेरा सवाल आपसे भी यही है, आज आपको एहसास आ गया मीडिया को कि जनाब बहुत ज्यादती हो गई? ये सब शामिल है हम इस गलती में, और हमें इस गलती का एतराफ़ करना चाहिए। और बस बहुत होगी, और प्रोसिक्यूशन पाकिस्तान की नाकाम है, और फौज का ये मौक़िफ़ दुरुस्त है कि वो वही कर सकते हैं जो उनको करना है, उससे आगे सिविलियन ने करना है। अगर सिविलियन हुकूमतें नाकाम हैं प्रोसिक्यूशन करने में, तो क्या आप ये इख्तियार फौज को देना चाहते हैं? क्या खेल की जा रही है इस मुल्क के अंदर? इस खेल को बंद करो और आओ पार्लियामेंट में वापस, पार्लियामेंट में आके बात करो किससे क्या कोताही हुई है और उसकी सजा क्या होनी चाहिए। और मैं आप बहुत वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूं, अदालतें जो फैसला करें मैं उनको तस्लीम करूंगा। प्रोसिक्यूशन अगर गलत करती है तो वो भुगत रही है। 9 मई में सजा क्यों नहीं हो रही? इसलिए कि प्रोसिक्यूशन के पास न अकल है, न दानिश है, न वो मटीरियल है। तो ये जो खेल आज यहाँ तक पहुंची है, ये आज नहीं शुरू हुई, माफ कीजिएगा, ठीक है, ये काफी दिन पहले शुरू हो गई थी। तब हमें सोचना चाहिए था जब जानवर कहा जा रहा था। दुरुस्त हो गया जी। एक ब्रेक लेते हैं। ये तो बात कर रहे हैं हम करीबन कुछ, मगर 60 साल पहले जो हमने काम शुरू किया हम उसको आज तक समझ ना पाए, ना आवाम को समझा पाए। सिर्फ 25 साल बाद हम 50 करोड़ होंगे। इतने नाकाम क्यों? इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बनी नौ इंसान को इस वक्त 2 बुनियादी मसाइल दरपेश हैं, तेजी से बढ़ती आबादी और माहौलियाती आलूदगी। पाकिस्तान भी बुरी तरह इन 2 मसाइल का शिकार है। इदारा शुमारियात ने 7वीं मरदमशुमारी पर डिजिटल फाइंडिंग रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ 14 लाख से ज्यादा हो चुकी है। आबादी बढ़ने की शरह 2.55% रिकॉर्ड की गई है, जो खित्ते में सबसे ज्यादा है। मौजूदा तनासुब से इजाफा जारी रहा तो 2050 यानी सिर्फ 25 साल बाद पाकिस्तान की आबादी दोगुनी हो जाएगी। सिर्फ अफ्रीका के सहारा के इलाके में शरह अफजाइश पाकिस्तान से ज्यादा है। बाकी पूरी दुनिया में पाकिस्तान आबादी की अफजाइश के एतबार से सरे फहरिस्त है। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। सकाफती खदोखाल और समाजी ढांचे में ईरान और बांग्लादेश से ज्यादा मुख्तलिफ न होने के बावजूद पाकिस्तान इन दोनों मुस्लिम अक्सरियती ममालिक की तरह आबादी को कंट्रोल करने के किसी काबिल फ़ख्र तारीख का हामिल नहीं। 1971 में बांग्लादेश की आबादी करीबन 7 करोड़ जबकि पाकिस्तान की आबादी लगभग 6 करोड़ थी। 50 बरस में बांग्लादेश की आबादी में सिर्फ 9 करोड़ का इजाफा हुआ, जबकि इस दौरान पाकिस्तान की आबादी में करीबन 17 करोड़ का इजाफा हुआ है। 2.5% की बुलंद तरीन शरह पैदाइश की वजह से हम हर साल अपनी आबादी में करीबन 60 लाख बच्चों का इजाफा कर रहे हैं। इस गैर मामूली शरह पैदाइश के संगीन नताइज भी हैं, जिनमें समाजी मसाइल से लेकर कौमी सलामती तक के खतरात शामिल हैं। तेजी से बढ़ती हुई आबादी इस वजह से भी खतरा है कि पाकिस्तान हर तरह के वसाइल की कमी का इस वक्त शिकार है। बढ़ती हुई आबादी की वजह से कुदरती और मादनी वसाइल कम हो रहे हैं। सबसे बड़ी मिसाल पानी की कमी है। इसी तरह तेल और गैस जैसे दीगर वसाइल में कमी की वजह से पाकिस्तान को तवानाई के बहरान का भी सामना है। मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर भी आबादी के हजम के लिहाज से नाकाफी है। मौजूदा सूरत हाल में ही 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, जबकि तालीमी इदारों, अस्पतालों, मेडिकल स्टाफ की भी शदीद कमी है। तो ऐसे में सबसे अहम सवाल यही है कि वो मुल्क जिसकी इस वक्त 40% आबादी खत्ते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रही है, उसके पास इस बढ़ती हुई आबादी के लिए कोई प्लान मौजूद है? अगर नहीं तो फिर जंगी बुनियादों पर आबादी कंट्रोल करने के लिए खातिर खा इक़दाम क्यों नहीं किए जा रहे हैं? पैनल की सोच इस मामले पर क्या है, इसी पर सवाल रखेंगे। 24 करोड़ में से 9 करोड़ से जायद अफराद गुर्बत का शिकार। 25 साल बाद आबादी 50 करोड़ होने का खदशा। 60 साल से खानदानी मनसूबाबंदी की तरवीज, पाकिस्तान में अमल दरामद क्यों ना हो सका? हसन निसार साहब, हम इस मामले की संगीनी को आज तक समझ क्यों नहीं पाए? आपने बड़ी बार गुफ्तगू की, इस पे लिखा, बहुत एहसास बहुत दिलाया है, मगर क्यों नहीं समझ आई इसकी आज तक? देखिए, मैंने जब कोई 33 साल पहले कॉलम निगारी शुरू की तो मैंने अपने साथ अहद किया था कि हर साल कम से कम 2 कॉलम में आबादी के इस पर, और मैंने हमेशा वो काम किया। अच्छा, आज माशाल्लाह आबादी और कर्जा
पाकिस्तान की सिर्फ दो पहचानें हैं, लूट मार ये वो हराम वो सारा छोड़ो, आबादी और कर्जा, अनडिस्प्यूटेड पहचान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की। अच्छा, लेकिन सवाल आपका बहुत ज़बरदस्त है, लोडेड है, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में पहले कौन से गलत, नुकसानदेह, अवाम दुश्मन और मनफी कामों की बढ़ोतरी रुकी है जो इसकी रुक दी? ये कॉमन सेंस का जहालत हो गई, बेशुमार चीज़ें। और खैर के कौन से कामों में इजाफा देखने में आया है? और हमारे यहाँ लातादाद शर खैर के पर्दे में जारी है, याद रखना। अच्छा, पाकिस्तान रोज़े अव्वल से शुत्रे बेमहार, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक टावरिंग पर्सनैलिटी, उसके बाद देखने में आया, और सबका मोटो मेरे आपके समेत, मेरा मुल्क मेरी मर्जी, जिसकी चोंच है वो बोटियाँ छोटी छोटी मुल्क की नोचता है, जिसका जबड़ा है वो पर्चे उतारता है। अब सार आलम साहब कहा करते हैं इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, यहाँ का दानिश्वर तो टके टकी की नौकरियों पे बिक जाता है, घटिया तरीन मामूली, एक मामूली सा ब्यूरोक्रेट उसका बॉस होता है, एक चपड़कनाती वजीर उसका बॉस होता है, उस पर बिक जाते हैं। इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की कॉन्क्रीट अगर कोई मिसाल है, मैंने एक बंदे को कहा था पीटीवी का पता नहीं वो, मैंने कहा बात सुन, उस वेले जी है पंजाब खातून ACO उस वेले मैं कहा तू उदा मतायत है, तुम्हें शर्म नहीं आती? सही, तुम्हारे जैसा पाकिस्तान में दूसरा है कोई नहीं, ही वाज अ कॉलमिस्ट। तो यहाँ यही कुछ है, बातें सुन लो और काट टके की भी नहीं निकलती। सही। इफ्तिखार साहब, एक संजीदा मामला, मैं 1961 से अब तक एनुअल ग्रोथ रेट देखती हूँ, 1961 में भी हमारा ग्रोथ रेट 2.45 है जो आज 2.55 है। अब ये बीच के इतने सारे साल में हम ऊपर ही हैं, बल्कि 3% से भी ऊपर गए हैं। क्यों तरजीह नहीं है, क्यों समझ नहीं है? 50 करोड़ होंगे तो खड़े होने को जगह नहीं होगी, खाना पीना तो दूर की बात, बचेंगे ही नहीं शायद। ये फैसला तो अवाम ने भी करना ही नहीं करना। सर, अवाम को शऊर देना भी तो, अच्छा अवाम को भी शऊर नहीं है, यानी कि जो आपने बताई हैं बातें अवाम ये सुन नहीं रहे। सर, जिनके पास ये सब खाने पीने को ना होगा वो ये सुन रहे हैं। नहीं, आपने देखो कितनी अहम बात की, आपने आज के फिगर्स को कहा कि 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो खते गुर्बत से नीचे हैं आज। तो जो खते गुर्बत से नीचे है उनकी ज़िंदगी क्या है, क्या है उनकी ज़िंदगी? सर, उनके लीडर्स ने शऊर दिया कि इंसान को ज़िंदगी में क्या क्या होना चाहिए। एक मिनट ठहरो, उनको पता है वो जब दूसरों को अच्छी जूती पहनते देखते हैं उनकी भी ख्वाहिश होती है, अगर दूसरों के अच्छे कपड़े पहने देखते हैं तो उनकी भी ख्वाहिश होती है, अगर वो अच्छी खाना दूसरों को खाने देखते हैं तो उनकी भी ख्वाहिश होती है। ऐसी बात नहीं कि वो 10 करोड़ लोग कोई इंसान नहीं है और उनकी कोई सोच नहीं है, उनकी कोई फिक्र नहीं है। मैं नहीं मानता, मैं मानता हूँ कि हम खुद भी जिम्मेदार हैं इस सारी खराबी में। ठीक है, हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि उसकी ख़ानदानी मनसूबाबंदी के प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, वो लोगों को समझाए सिखाए अपने तौर पे। मगर इसमें एक और एंगल भी है कि आला तरीन हुकूमती और रियासती ओहदेदार भी ऐसे फैमिली प्लानिंग पर अमल नहीं करते। वहां पर आपको वो बच्चों की लाइन नजर आएगी जो शायद लोगों को भी कन्विंस करती हो। ये बात देखो ना, जो बात बहुत काम की और बुनियादी तुमने की और डेंजरस है। आज 10 करोड़ खते गुर्बत से नीचे हैं, जो फिगर तुम बता रही हो उसके हिसाब से 20 करोड़ लोग खते गुर्बत से नीचे चले जाएंगे। अब ये बात क्या लोगों को खुद समझ नहीं आ रही? मैं नहीं मानता आपकी इस बात को कि सिर्फ हुकूमत ही जिम्मेदार है, हम खुद भी जिम्मेदार हैं। हम रोज देखते हैं हम क्या कर। अच्छा, हमारा फलसफा क्या है? हमारे बच्चे ज्यादा होंगे, वो मेहनत ज्यादा करेंगे, मजदूरी ज्यादा करेंगे, पैसे ज्यादा कमाएंगे, घर का खर्चा मतलब वो पैदा होते ही 2 हाथों ने कमाना तो नहीं शुरू कर देना है ना, पहले उसने कमाने जितना भी तो होना है। ये तो आप जैसी सोच रखने वाले लोग हो ना, वो कहते हैं कि हमारे 4 बच्चे जो पैदा हो चुके हैं ना, उनमें से 3 कमा रहे हैं, 2 कमाने वाले हो जाएंगे तो छठा बच्चा भी हम पैदा करने को तैयार है। ये खुदा का खौफ हमें भी तो करना चाहिए ना। सही। हम जो तबाही की तरफ जा रहे हैं, जो रोज तबाही देखते हैं यार, मैं अल्लाह तबारक तआला मुझे माफ़ करे, मैं जो देखता हूँ गुर्बत का जो हाल है कि लोग गंदी सब्जियों में से सब्जियां उठाते हैं, गंदे फलों से फल उठाते हैं
जो ये शादी ब्याह होते हैं, जो उसका जो बच जाता है रोटी छोटी चावल, उसको खाते हैं। खुदा का खौफ करो, वो देखते हैं अपनी आंखों से, वो जानते हैं वो क्या कर रहे हैं। इसके बावजूद वो कहते हैं कि 5 बच्चे के बाद 6वां बच्चा इसलिए जरूरी है कि वो हमारी मदद करेगा। उनको भी तो सोचना चाहिए। सिर्फ आप ये बात सरकार पर ना मत छोड़ें। ठीक, हमारी भी जिम्मेदारी है एज ए समाज और ढांचे के। ठीक है जी, हम यहाँ से ये आवाज उठाते रहेंगे कि रियलाइजेशन जरूरी है। एक ब्रेक के बाद शहजाद साहब और अब्सार साहब का ओपिनियन आपके सामने रहेगा। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। ईरान का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है 0.71 *71, बांग्लादेश 1.01%, इंडोनेशिया 0.82, मलेशिया 1.06 और हम है 2.55 पर। अब्सार साहब, ये जो बढ़ती आबादी है, मुस्लिम अक्सरियती ममालिक ने आबादी पर कंट्रोल किया है, प्लान किया है। हमारे यहाँ मजहबी तबका भी मुखालिफ रहा और वो लोगों को उस जानिब लेके भी नहीं गया कि नहीं ये ज़रूरी है इस वक्त मुल्क, रियासत, कौम के लिए। क्यों? क्योंकि हम बेहतरीन मुसलमान हैं। हमारे जैसा मुसलमान पूरी दुनिया में है कोई? तुर्की में है, सऊदी अरेबिया में, इंडोनेशिया, मलेशिया, जितने मुल्कों के आपने नाम लिए है, आप हमारे मौलवियों को ले जाएं, वहाँ पे 100 उनमें से कुफार की आते निकाल के साबित कर देंगे ये काफिर हैं। तो हमने, रियासत ने मज़हब के नाम को बेचा और ये मज़हब की आड़ ले के ये कहा गया कि ये एक मुंह और 2 हाथ लेके पैदा होता। मैंने खुद सुना रियासत के बनाए हुए मुल्ला ने, उनके मुंह से, पिछले 50-60 साल से ये चल रहा है। तो अब कल्चर बन गया है, कल्चर बन गया। आप किसी को सिखा के देख लें कि जी एक मुंह और 2 हाथ नहीं है, ये उन्हें बताएं कि नहीं है, ऐसा नहीं होगा। और दूसरी बात, आपने जो सवाल पूछा ना, देखें आपने कहा है कि 9 करोड़ लोग गुर्बत का शिकार हैं। ये 9 करोड़ लोग वो हैं जो लेस देन $1 पे पूरा दिन गुजारते हैं। कल्चर की बात हो रही है, मैं आपको कल्चर का बताता हूँ। लेस देन $1 क्या है? चले फर्ज करें 300 रुपया आप कर लें जी दिन का, 9,000 रुपये महीने का बनता है। अगर 30 के 30 दिन बंदा काम करे, 9,000 रुपये महीना वो कमा के ले जाएगा। आगे उसके 7, 8, 5, 6 तो नॉर्मल फैमिली है। ये इफ्तिखार साहब कह रहे थे 5-6 बच्चे, 10, 11, 8, 9, 10, 11 बच्चे तो आम हैं, जाके गरीब इलाकों में देख लें आप। वो 9,000 रुपये में उसने महीना गुजारना है। अच्छा, ये 9 करोड़ लोग हैं। अब इसमें 9 करोड़ और ऐड करें जो $2 अ डे, 600 रुपया, 18,000 रुपये महीना। 18,000 रुपये महीना पे 61% आबादी है पाकिस्तान की, जो तकरीबन 18 करोड़ बनते हैं। 18,000 रुपये महीना जिनके पास मैक्सिमम आता है, उसे बिजली का बिल भी देना है, उसे मोबाइल फ़ोन का भी देना है, उसने आना जाना भी अपनी नौकरी पे, गार्ड हैं, घरों में काम करने वाले हैं। आप बताएं, आपके और मेरे समेत हम अपने घरों में जो मुलाजिम रखते हैं, क्या हम उनको एक्सप्लॉइट नहीं करते? क्या हम उनका मिनिमम वेजेस देते हैं? नहीं देते। ये हमारे अंदर ये, और नमाजें हम देख लें, हमारे रोज़े देख लें, हमारा सदका खैरात देख लें और हमारा तकब्बुर देख लें उन इबादत पे। ये है वो मुनाफिकत जो और पूरे दुनिया में किसी और मुसलमान कौम में नहीं है, हम में है। इसलिए तो बेहतर मुसलमान है, क्योंकि हम मुनाफिक अच्छे हैं। हम दूसरे को तो ताना देंगे कि तेरी आंख का बाल भी मुझे नजर आ रहा है, अपनी आंख के शतीर किसी को नहीं नजर आते। ठीक, क्योंकि उन शतीरों की कुछ लोग एहतराम में खामोश हो जाते हैं कि चलो छोड़ो यार, क्या जिक्र करना पुरानी बातों का। लेकिन ये प्रॉब्लम है, हमारे कल्चर में खराबी है। जब तक ये कल्चर नहीं ठीक नहीं होता, कल्चर ठीक होने में टाइम लगेगा। एजुकेट करना पड़ेगा कौम को, बच्चों को दिल लगा के, और उन्हें कोई डायरेक्शन देनी पड़ेगी, उन्हें स्किल्स सिखानी पड़ेंगी। हम कहते हैं जी बस तुम लोग डिग्रियां ले लो तो बड़ा कारनामा कर लिया, BA करके या MBA करके, और जाओ मार्केट में निकल जाओ और क्लर्की ढूंढो या सरकारी मुलाजमत ढूंढो। सिफारिश पे स्किल सिखाएं और एजुकेट करें और कल्चर बदले तो ये होगा। खाली ये जी आबादी को ऐसे कंट्रोल कर ले, वैसे कंट्रोल कर ले, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। शहजाद साहब, क्यों नहीं हम आज तक कर सके? इदारे शुमारियत कहते हैं आयशा जी आयशा जी, जस्ट 1 सेंटेंस शहजाद साहब से इजाजत, 1 सेंटेंस जी इस मौजू पे। जी वो ये है कि हमारे सुकरातों बुकरातों को, बहुत पढ़े लिखे को भी ये नहीं पता कि गुर्बत से बड़ी एडिक्शन कोई नहीं। आप चरस, अफ्यून, गांजा छोड़ सकते हैं, गुर्बत ये दुनिया का ये बॉटम लाइन है। गुर्बत एडिक्शन है, नशा है।
आगे चलो। ठीक है जी, इसको ज़हन में रख के को प्लान हो सकता है, अदरवाइज नहीं। अल्लाह माफ करे, कौन छोड़ता है या कौन छुड़वाने पे टाइम एडिक्शन से बचाए। जी शहजाद साहब प्लीज। अच्छा आयशा, ये फिच की रिपोर्ट पिछले दिनों डिस्कस हुई है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मीडिया के अंदर। वो कहता है, फिच कहता है कि इस साल तो यानी ये जो भी चल रहा है साल, इसमें 3.5% के हिसाब से आपकी मईशत बढ़ेगी, लेकिन अगले 10 साल तक जो आपकी एवरेज है वो 3.5% ही रहेगी। यानी हर सालाना आपकी मईशत सिर्फ 3.5% के हिसाब से ग्रो करेगी, जबकि आपकी जो पॉपुलेशन है आपके हिसाब से जो आपने फिगर्स दिए और जो हकीकी तौर पर मौजूद है वो 2.6% है। तो दैट मीन्स कि आपकी असल जो नेट ग्रोथ है मईशत के अंदर 0.9% है। अगर आपको एक मिडिल इनकम या एक बिल्कुल ही एक सतही लेवल का जो एक काबिल कबूल एक मुल्क बल्कि कौम बन के रहना है, तो कम से कम 7 से 8% आपकी ग्रोथ रेट होनी चाहिए आपकी मईशत के अंदर। कहाँ 7 से 8% और कहाँ 0.9% सिर्फ, यानी 1% से भी कम। तो ये है डायलेमा जो पाकिस्तान का है। इमेजिन करें कि इस वक्त वो भी बात कर रहे थे कि 2050 में 200 यानी 20 करोड़ लोग जो होंगे, अगर हम ये 9 करोड़ का अगर मान भी लें तो उस वक्त तक कम से कम 25 करोड़ लोग आपके गुर्बत, सतह गुर्बत से नीचे होंगे, यानी पूरे का पूरा पाकिस्तान सतह गुर्बत से नीचे होगा। तो कम से कम लोगों को इस तरीके से और हुकूमतों को और जो भी मामलात को देखते हैं देखना पड़ेगा। आपने कहा खानदानी मनसूबाबंदी का अमल सिर्फ एक चीज से है, अगर हम औरत को जब तक एम्पावर नहीं करेंगे, औरत को तालीम नहीं देंगे, औरत को मुलाजमत में हिस्सा नहीं देंगे, औरत को लेबर फोर्स का हिस्सा नहीं बनाएंगे, औरत को ये फैसला करने की जुर्रत और ताकत ये माशरा नहीं देगा कि वो अपने फैसले खुद कर सकती है, कि वो भी इसके अंदर हिस्सादार है कि किस किस्म की उसको अपनी जिंदगी को लेके आगे चलना है, और वो मुलाजमत करे और वो एक प्रोडक्टिव लेबर फोर्स का हिस्सा बने, तब जाकर औरत जब ये फैसला कर पाएगी। उसी तरीके से इसका मर्द आज डिटरमिन करता है कि उसके कितने बच्चे होने चाहिए, औरत का भी हक है कि वो फैसला करे। जब तक हम उस लेवल का माशरा नहीं बनते, हमारे मसाइल, और यकीन रखें कि अगर हम 0.9% पे गए तो आज तो मसले है ही कुछ नहीं। आप 10 साल की बात कर लें तो आप 2050 को छोड़ दें और आप देखिए अल्लाह ना करे पाकिस्तान के मसाइल कितने ज्यादा बढ़ के और शायद उन्हीं मसाइल के अंदर ही इम्प्लोड हो जाए। अल्लाह ना करे। वैसे बहुत शुक्रिया। शहजाद साहब ने सबसे आखिर में बिल्कुल काम की बात कह दी कि औरत का फैसला साजी में उसी तरह हिस्सेदार होना जरूरी है जैसे मर्द फैसले लेता है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।